नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। और हम लगातार पढ़ भी रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा करने का। और दूसरा, आज आप सभी को और पूरे भारतीयों को इस दिवस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है। तो साथियों, आज ही के दिन कारगिल की चोटी पर भारतीय लड़ाकू सिपाहियों ने मतलब अपना तिरंगा झंडा लहराया था। तो एक बार उन सभी जो शहीद हुए सिपाही थे हमारे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ ही आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अभी राष्ट्रपति चुनाव भी चल रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी अभी 25 कल ही अपने 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने राष्ट्रपति के सिंहासन पर मतलब विराजमान हुए। तो आज कहीं न कहीं मेरा विचार आया कि आने वाली हर कंपटीशन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसा कि अभी रीट में भी राष्ट्रपति के बारे में या उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चाएँ चल रही थी। रीट में भी क्वेश्चन आए थे कुछ, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि जो अपने इन लगभग सारा का सारा रीट वाला पेपर का जो माहौल था वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का था। तो ख़ैर, इसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए आज कहीं न कहीं मेरे विचार में आया कि बच्चे भी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होंगे कि किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। हमारे देश की तरह ही क्या अन्य देशों में भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या उनमें अलग प्रक्रिया? ख़ैर, इन बातों के ऊपर हम आज ज़िक्र करेंगे, लेकिन आज हमारा जो बात मुख्य रूप से झुकाव रहेगा वो केवल और केवल भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर रहेगा कि भाई किस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ख़ैर, मैं इस सारी की सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर अ, मेरा यही मकसद है कि राष्ट्रपति क्या होता है, ये पद कहाँ से लिया गया, कौन-कौन से संविधान के अनुच्छेदों में लिखित है, कौन-सा भाग है ये संविधान का, इन सब के बारे में हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे। तो ख़ैर, चलते हैं साथियों आज। देखिए, सबसे पहले भारत राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले संविधान का भाग है 5। संविधान का कौन-सा भाग? का भाग 5। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52, कौन-सा अनुच्छेद है? 52। आज हम ज़्यादातर अनुच्छेदों के बारे में ज़िक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल 54 और 55 है, जिनकी ओर हमारा पूर्ण रूप से झुकाव रहेगा, और हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या विधायकों का मत मूल्य क्या होता है? मतलब अप्रत्यक्ष भी राष्ट्रपति का चुनाव क्यों होता है? तो संविधान के भाग 5 में और संविधान के अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है? ये है आर्टिकल 52 में। उसी के बाद आर्टिकल है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। आपने कहीं न कहीं आर्टिकल 77 का ज़िक्र देखा होगा या 77 के बारे में पढ़ा होगा। उसमें लिखा है कि देश के सभी काम हैं जो राष्ट्रपति के नाम पर, देश अगर विदेशों के साथ जो भी संधि समझौते कर रहा है, कोई भी नए कानून बना रहा है, वो सभी किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर। ये तो आर्टिकल 77 है। लेकिन आर्टिकल 53 में लिखा है कि देश की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ वो किसके अंडर में निहित होगी? राष्ट्रपति के। तथा इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है, और अगर स्वयं खुद नहीं करता है तो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से करवा सकता है। अधीनस्थ अधीनस्थ पदाधिकारियों से भी करवा सकता है। पदाधिकारियों करवा सकता है। अब देखिएगा साथियों,
आर्टिकल 22 में लिखा कि भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 मतलब अपने 52 में तो भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 में लिखा है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। इनकी कौन-कौन सी कार्यपालिका शक्तियां हैं उनके बारे में भी हम अपने अगले एपिसोड में जिक्र करेंगे। लेकिन आज हम मतलब समय की बाध्यता के अनुसार बनते हुए धीरे-धीरे आगे चलेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां तो इसमें अब इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति खुद भी कर सकता है। और इसके साथ भी अगर वो खुद नहीं करता है तो पदाधिकारियों से भी करवा सकता है। जितने भी अधिकारी हैं वो सब किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? मतलब राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब देखिए ये तो है आर्टिकल 53। फिर आता है अनुच्छेद 54 और एक है अपना अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 में है अपना वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। क्या है? निर्वाचन या निर्वाचक मंडल। और आर्टिकल 56 में है निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि। अब देखिएगा साथियों, आर्टिकल 55 निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी विधि है? तो एक बार पहले मतलब 54 हम बाद में लेंगे क्योंकि आज हमारा जितना लगभग सारा मैटर रहेगा वो 54 पे ही रहेगा। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अब देखिए निर्वाचन की कौन सी विधि है? तो समानुपातिक एकल संक्रमणीय। समानुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान गुप्त प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखो इनमें दो शब्द लिखे, एक तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा और दूसरा एकल संक्रमणीय और तीसरी कैसी होगी? गुप्त होगी। आपने कहीं राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा होगा। हमारे देश में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी इसी मतलब विधि के द्वारा होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? गुप्त। और हमारे राज्यसभा में क्या होता है? चुनाव खुला। पहले राज्यसभा में भी गुप्त मतदान था, लेकिन अभी 2003 में कब 2003 में इस नियमों में संशोधन करके क्या कर दिया? गुप्त की बजाय खुला, ताकि करप्ट की भावनाएं जो भ्रष्टाचार की भावनाएं बढ़ रही थी उन भावनाओं पर क्या लगती जाए? लगाम। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अभी भी कैसा है? वो है गुप्त मतदान प्रणाली है। तो एक तो है समानुपातिक और दूसरा है एकल संक्रमणीय। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त होता है? कि जितने वोट आ रहे हैं राष्ट्रपति को, जितने कुल न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र है, न्यूनतम कोटे का सूत्र कुल मत, कुल प्राप्त मत, मत बटा कुल उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या प्लस एक, प्लस क्या? एक। ये कुल न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का क्या है? एक सूत्र है। मतलब कि अगर हमारे देश का कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है, जैसे कि हमारे लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में या पंचायती राज में, इन तीनों में क्या होता है? अग्रता ही विजेता है। कैसी प्रणाली है हमारी? अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता मतलब मान लो कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं और तीनों कैंडिडेटों को मान लीजिए किसी एक 3 में से एक कैंडिडेट को एक मत थोड़ा ज़्यादा मिल गया, तो फिर वो जीतेगा कौन? जिसे ज़्यादा मत मिला। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए अब की बार राष्ट्रपति के चुनाव में 10,86,431 वोटों के आसपास कुल वोट थे। कितने? कुल वोट कितने वोट थे? कुल 4,86,431। तो इनमें और उम्मीदवार कितने थे? उम्मीदवार थे दो, एक तो यशवंत सिन्हा और दूसरे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। तो अब देखो 10,86,431 में 2 का भाग देंगे
तो जो आंसर प्राप्त होगा उससे अधिक एक आना चाहिए, तो जिसको वो मिलेगा, मतलब कहने का मतलब है इनका आधे से अधिक मत मूल्य, मतलब आधे से अधिक वोट प्राप्त होना जरूरी है। अब कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। किस प्रकार होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, इसके बारे में देखें। अब देखो, निर्वाचन की विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली है। कैसी प्रणाली? गुप्त मतदान, मतलब इसमें वोट को दिखाया नहीं जाता। जैसे कि आपको पता होगा कि 2002 में 11वें राष्ट्रपति थे कौन? 2002 11 राष्ट्रपति बनने जा रहे थे अपने कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जो आत्मा, ठीक है। तो इनके समय एक व्यक्ति ने क्या कर दिया था, वोट को दिखा दिया था कि हाँ, कि कलाम साहब को पहले यूं लग रहा था कि ये व्यक्ति क्या करेगा, मुझे वोट नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने अपने वोट को क्या कर दिया, दिखा दिया। तो ज्यों ही उसने अपने वोट को दिखाया तो उसका वोट क्या हो गया, खारिज हो गया। और दूसरा राष्ट्रपति चुनाव में एक मतलब क्या चलता है इसमें कि हम मान लो कि राष्ट्रपति के 4 कैंडिडेट है, 1 2 3 और 4। मान लो ए का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी और चौथे का नाम क्या है, डी। तो हमें जो मत पत्र दिया जाएगा उस मत पत्र में इन चारों को वोट देना होगा, लेकिन किस प्रकार? वरीयता के अनुसार। वरीयता कैसे? कि मान लो कि हमारी फर्स्ट चॉइस है सी, कौन सी है, सी, कि भाई सबसे पहले तो सी ही बनना चाहिए। अगर सी नहीं बना तो फिर तो कौन बनना चाहिए, डी। और अगर डी नहीं बनता है तो फिर कौन बनना चाहिए, ए। और अगर ए भी नहीं बनना है तो अंतिम हमारी चॉइस कौन सी होगी, बी। इस प्रकार हमें सभी को क्या देना पड़ेगा, मत देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे मत को क्या, वो मतलब मत क्या हो जाएंगे, खारिज है। अब अगली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते कौन है। ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, और इसके साथ भी अपने जो मतलब स्थानीय स्कूल स्तर लेवल की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तथा उनके साथ ही जो भारतीय नागरिक है, जो भारत में रह रहा है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है, हम उन्हें किस प्रकार मतलब उनका चुनाव किस प्रकार करवाते हैं। तो देखिए, ये तो है अपने राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अब देखिए साथियों, अब है कि प्रत्येक, पहले राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, इनका मतलब होता है इसमें जनता भाग नहीं लेती है। कभी कभार हमारे मन में विचार आता है कि हमने तो कभी राष्ट्रपति को अपने मत दिए ही नहीं, फिर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि कैसी है, अप्रत्यक्ष है। मतलब हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कोई मतलब जनता वहां वोट नहीं देती है। वहां वोट कौन देते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि। अब देखिए साथियों, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने हैं, मतलब जैसे हमने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में, इन तीनों में हमने जिन जिन व्यक्तियों को चुन के भेजा है, चुनाव करके जीत के जरिए, जो हमने वोट दिया, मतलब जनता ने वोट दिया और उसके बाद वो जीते, और जीतने के बाद जो हमारे जीते हुए जो प्रतिनिधि है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुनाव देने के लिए, राष्ट्रपति को मत देने के लिए जाएंगे और राष्ट्रपति को क्या बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। अब देखिए, लेकिन क्या सभी राज्यों में राष्ट्रपति को विजय बनाने के लिए मत मूल्य सम्मिलित है क्या? क्या मान लो कि राजस्थान का एक विधायक गया, क्या एक वोट ही पड़ा? या कोई राजस्थान का एक एमएलए गया, एमपी गया, तो भी क्या एक वोट ही पड़ा क्या? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जनसंख्या के आधार पर उनके क्या है, मत मूल्य है। अब देखिए साथियों, किस प्रकार मत मूल्य को बढ़ाया गया है। देखो, पहले तो ये समझना है कि मत मूल्य ज्ञात कैसे होता है। देखो, एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, एक विधायक के मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। एक विधायक के मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखिए, सूत्र है
कि उस राज्य की कुल जनसंख्या और जनसंख्या भी कब की होनी चाहिए, 1971 की। अभी 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही काम चल रहा है सारा का सारा। उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा अपने निर्वाचित विधायकों की संख्या, और वही भी उसी राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000 करो या तो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो उसकी बजाय इंटू 1/1000 की बजाय वापस इसी को या में लिखें, तो ये तो समान ही होगा कि उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधायकों की संख्या। ठीक है, अब विधायकों की संख्या और भाग 1000 दोनों एक ही है। अगर आप इंटू में लिखते हो तो 1/1000 करना है, और सीधे करो तो भाग 1000 से करना है, दोनों एक। ये तो एक राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले, क्या पूछ ले कि एक संसद के मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, एक संसद के मत मूल्य निकालने का सूत्र, तो देखो सांसद के मत मूल्य का सूत्र क्या सूत्र है भाई सांसद के मत मूल्य का? तो सांसद के मत मूल्य का सूत्र है, वो है कि कुल राज्यों व यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो दो है ना अपने, पुडुचेरी और दिल्ली, दोनों भाग लेते हैं इसमें, कि कुल राज्यों व यूटी के निर्वाचित के विधायकों का मत मूल्य, ठीक है, बटा कुल सांसद वही, ठीक है, ये भाग 1000। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोनों में। क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी विधायक है उन विधायकों को क्या है, देखिए हमने पहले क्या एक विधायक के मत मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र देखा कि उस राज्य की कुल जनसंख्या 1971। अभी हम एक राज्य की जनसंख्या को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कितना हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या किया कि उस राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनसंख्या और बटा उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या 1000। हमारा राज्य राजस्थान है, तो अभी हम राजस्थान का उदाहरण लेकर ही देखेंगे, बात करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है। और ठीक है, और इसमें क्या है कि कुल राज्यों व यूटी के विधायकों का मत मूल्य, इनका टोटल जो 28 राज्य है हमारे, कितने राज्य? 28 राज्य, और उसके साथ ही दो क्या है, यूटी, तो उन दो यूटी, उन सभी के विधायकों का मत मूल्य को जोड़ेंगे, मत मूल्य को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पर फिर भाग किसका देंगे, कुल कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, और ये संख्या भी कैसी होनी चाहिए, निर्वाचित। कैसी संख्या होनी चाहिए, निर्वाचित। ठीक है, बस इसमें 1000 का भाग नहीं देना, उसमें क्या देना है, 1000 का भाग। अब देखिएगा ये हो गया, तो अब हम समझ रहे हैं। अब देखो हिंदुस्तान में एक सांसद का मत मूल्य कितना है, 708। ये पहले था, लेकिन 2000 मतलब अभी तक, इससे पहले वर्तमान में जो कल अभी 18 को वोट हुए थे उसमें मत मूल्य था 700। कितना था, 700। कैसे था ये हम अभी समझेंगे आगे। देखिए साथियों कि तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मत मूल्य के बारे में। एक बार थोड़ा सा ठीक समझ लीजिए कि अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ जनता सीधे भाग नहीं लेती है। चुनाव कौन है लेते हैं, चुनाव कौन दे इनको, वो मत कौन देते हैं, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि। ठीक है, अब देखिए इन प्रतिनिधियों के भी अलग अलग मत मूल्य, तो मत मूल्य निकालने का सूत्र आपको याद हो गया होगा कि पहला एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करना है का सूत्र क्या है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या, और उसमें क्या कर दो, 1000 का भाग दे दो, जिससे क्या आ जाएगा, राज्य के एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा।
अब देखिए साथियों, अब पहली चीज अब है कि एक सांसद का मत मूल्य का मत मूल्य एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? एक सांसद का मत मूल्य होता है, पहले तो था 708। कितना था? 708। लेकिन विशेष तौर से याद करना कि नोट वर्तमान में या 16वें राष्ट्रपति चुनाव में, कौन से 16वें राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद का मत मूल्य बराबर 700। कितना था? 700। अब देखो 8 कम कैसे हुआ? 8 कम इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू कश्मीर भी साथ था क्योंकि वो राज्य था, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें जम्मू कश्मीर साथ नहीं था, इसलिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो गई, इसलिए मत मूल्य भी क्या हो गए? कम हो गए। अब देखिए, अब की बारियों कुल मत थे राष्ट्रपति के लिए, कुल मत कितने थे? 10,000 नहीं, 10 लाख और 86,000, 10 लाख और 86,431 के आसपास कुल मत मूल्य थे। तो ये तो है एक संसद का मत मूल्य। ये तो मैंने सीधा ही आपको समझा दिया। अगर आपको एक संसद का मत मूल्य निकालना होगा तो 1971 की वो जनगणना वही याद रखना है। लेकिन साथ में क्या याद रखोगे? साथ में याद रखोगे कि सभी राज्यों के विधायकों और यूटी के विधायकों का, यूटी कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी, यूटी के विधायकों का मत मूल्य दोनों जोड़ेंगे सभी का, और उसमें भाग किसका देंगे? कि निर्वाचित जो अपने सांसद हैं उनका क्या देंगे? भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा आपको? 708 आ जाएगा। पहले 708 आता था, अब की बार 700 है। ठीक है, तो ये अब हम समझ रहे हैं कि एक राज्य के विधायक का मत मूल्य किस प्रकार निकालेंगे। देखिएगा साथियों, अगर एक राज्य के विधायक का हमें क्या निकालना है? मत मूल्य। अगर 1971 में भारत की जनगणना और 1971 की जनगणना में भारत की अगर जनसंख्या देखें पूरे देश की, तो वो 54,79,000 के आसपास थी। 54,79,00,000 और 50,000 के आसपास है। और वहीं अगर सर्वाधिक बात करें तो उस समय भी उत्तर प्रदेश में थी, लमसम 8 करोड़ के आसपास थी, 8 करोड़ के आसपास, 83 लाख और 4,000 के आसपास, 40,000 के आसपास है। लेकिन हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान में उस समय कुल अपने जनसंख्या थी 1971 की, वो थी आपके 2,57,65,806। अब यही जनसंख्या लेते हैं और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? आगे अपना जो एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। तो राजस्थान के कौन से राज्य के मत मूल्य को निकालेंगे हम? राजस्थान का। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य। ठीक है, और मत मूल्य क्या है भाई? मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या? सूत्र वो है कि कुल राज्य की उस समय की कुल, अरे जनसंख्या ही पूछ रहा है, तो उस समय की कुल जनसंख्या थी, वो थी 2 लाख नहीं, 2,57,65,806। क्या थी? 2,57,65,806। ये तो कुल थी क्या? जनसंख्या। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य है? वर्तमान में राज्य विधानसभा में 200 सदस्य है। कितने सदस्य है? 200। तो इसमें क्या करना है? 200 का भाग देना है, और प्लस क्या करना? नहीं, और ये करना है, और उसके बाद भाग या तो 1000 से दे दो, और अगर 1000 से भाग नहीं दो तो इंटू कर दो 1/1000 से। तो इस समय हमें मतलब यूं उत्तर प्राप्त होगा। ये है कि राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या है 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ठीक है, एक बार वापस देख लो
कि सूत्र क्या है कि 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या भाग 1000 या गुणा करे तो 1/1000, ये आपको ध्यान रखना है। 1971 में राजस्थान, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक विधायक का मत मूल्य, तो राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य मतलब है वो उस समय के जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2,57,65,806। उसमें हमने 200 का भाग दिया, कितना भाग दिया, 200 का, तो हमें लमसम 128.872 के आसपास ऐसा ये प्राप्त होगा आंसर। अब देखो ये ऊपर है तो इनका मतलब हम किसी व्यक्ति को कम या ज्यादा तो नहीं कर सकते, मतलब तो इसका मतलब ये आधा, आधे से ज्यादा है, तो व्यक्ति को तो आधा किया नहीं जा सकता, इसका मतलब इनकी अगले क्रम की संख्या कौन सी है, 129 है। अतः राजस्थान अतः राजस्थान में एक विधेयक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा भाई, 129। ये तो एक विधेयक का मत मूल्य है 129 है। और अगर हम भारत के सांसदों की बात करें, तभी मैंने बताया था वर्तमान में 700 है, ये वर्तमान में यही राजस्थान में। तो अब देखो, अभी हम एक जिक्र ये भी करेंगे कि हम आज भी 1971 की जनसंख्या को क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो गया कि हम 2021 में जीते हुए भी 1971 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का मत मूल्य निकालते हैं। अब देखो, सर्वाधिक है अपना वो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश लमसम 8 करोड़ के आसपास है, तो इनका मत मूल्य है 208। कितना मत मूल्य है अब की बार, 208। कौन, यूपी, ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। आपको मैंने, अब हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, 100 मतलब 200 विधायक है, और यूपी में कितने हैं, 403 विधायक। तो यूपी की दो 1971 की कुल जनसंख्या कहाँ की, यूपी की, और उसमें भाग किसका दे दो, 403 का, और उसे क्या कर दो, 1000 से भाग दे दो, तो फिर कितना मत मूल्य प्राप्त होगा, 208 मत मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक थोड़ी सी चीज आपको याद ये रखनी है कि हमने किस प्रकार एक विधायक का मत मूल्य निकाला है। सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बराबर नहीं है, बल्कि किसके आधार पर लिया गया, उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों के विधायकों का क्या लिया गया है, मत मूल्य। अब देखो, राजस्थान में 129 है, वहीं यहाँ 208 है, वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें, सिक्किम वगैरह, उनका 17-16 के आसपास ही है, मतलब कम भी है तो ज्यादा भी है। सर्वाधिक किसका है, 208, किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का। अपने राजस्थान का कितना है मत मूल्य, 129। अगर मान लो राजस्थान का एक व्यक्ति है, वो एक वोट दे रहा है, मान लो वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, अशोक जी गहलोत, और अशोक जी गहलोत मान लो राष्ट्रपति को अपना एक वोट डाल रहे हैं, तो ज्यों ही वो एक वोट देंगे तो राष्ट्रपति को कितने वोट चले जाएंगे, 129 वोट। कितने वोट चले जाएंगे, 129 वोट। ठीक है, ये तो है वोट देने की प्रक्रिया, कि नहीं, माफ कीजिएगा, कि भाई किस प्रकार विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है और किस प्रकार एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगली चीज, अब की बार रीट के जो चौथे शिफ्ट में एक प्रश्न आया था, वो उपराष्ट्रपति का आया था, वो उसका हम यहाँ समाधान करेंगे कि वो प्रश्न किस तरीके से आया था। देखिए, तो हमने ये सीख लिया कि एक विधायक का मत मूल्य या अपने एक सांसद का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। अब जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, कौन सा, अब है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, याद रखना। मतलब यहाँ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उसमें उपराष्ट्रपति का एक प्रश्न पूछा था, और उसमें पूछा था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, ये क्वेश्चन था। अभी बात करेंगे पहले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, सबसे पहले तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दूसरा दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है साथियों, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, एक राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और एक आपको याद रखना है, वो याद रखना है 1970वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 70वां संविधान
संशोधन कब हुआ? 1992 के तहत दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एक तो दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब देखिए साथियों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 70वां संविधान संशोधन 1992 के बाद, इससे पहले नहीं, इससे बाद में विधानसभाओं, दिल्ली और पुडुचेरी की 2 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभाएं भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के अनुसार है, तो वो संविधान संशोधन है 70वां। अब देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं कि निर्वाचित सदस्य, तो एक तो होते हैं सदस्य निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। ये क्या होते हैं? मनोनीत। अब देखो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है, और राष्ट्रपति मनोनीत करता है वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, और इसके साथ ही राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए, निर्वाचित सदस्य जिनको जनता क्या करती है, चुनाव करके भेजती है, या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, तो वो तो जनता सीधे नहीं करती है, वो भी क्या है, परोक्ष मतदान होता है, लेकिन उसमें भी वो भी कैसे होते हैं, निर्वाचित। तो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित है वो है 543, कितने, 543, और राज्यसभा में 233। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और लोकसभा में दो कौन करता है? 2 सदस्य। और कैसे 2 सदस्य? आंग्ल भारतीय। हालांकि आपको याद रखना है ये भी बात कि जो 2 सदस्य मनोनीत करता है ये राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय, ये अब क्या है, निष्प्रभावी है। क्या है? आपको याद रखना 104वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को क्या कर दिया? निष्प्रभावी कर दिया। क्या कर दिया? निष्प्रभावी। ध्यान रखना, आर्टिकल 331 में ये लिखा था कि 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करेगा, और आर्टिकल 333 में लिखा गया कि क्या लिखा गया कि राज्य में अगर राज्यपाल को लगता है तो वो एक विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति मतलब मनोनीत करेगा। लेकिन अब ये दोनों नहीं है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आंग्ल भारतीय भाग लेते हैं? तो हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में फटाफट में कह देते हैं कि आंग्ल भारतीय भाग नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अगर आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि जिसकी माता कहाँ की हो, भारत की, और पिता अमूमन फ्रांस इंग्लैंड के हो, बाकी विदेश के हो सकते हैं, बाकी ज्यादातर इंग्लैंड और फ्रांस के, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ राज किया था लगभग। तो 2 आंग्ल भारतीयों की बात। तो मैं क्या कह रहा था, आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आंग्ल भारतीय भाग ले सकता है। आंग्ल भारतीय भाग तो ले सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? निर्वाचित। तो क्या हमारे मन में आएगा, क्या कभी हमारे राष्ट्रपति चुनाव में आंग्ल भारतीय ने भाग लिया है? बिल्कुल लिया है, पहली बार 2011 में। कब लिया? 2011 में। नाम था 2012 में लिया था, डेरेक ओ ब्राउन। नाम क्या था? डेरेक ओ ब्राउन। ये कौन थे? आंग्ल भारतीय थे। ब्राउन कौन थे? आंग्ल भारतीय। वे पहले आंग्ल भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, तो वो कौन थे? डेरेक ओ ब्राउन। कहाँ से चुन के आए थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य। और कहाँ से चुन के आए थे? ये ममता दीदी ने चुनकर भेजा था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। अभी आपको पता होगा किसान बिल के विरोध में इन्होंने कानून की बुक भी फाड़ दी थी ना, आपको पता होगा। इनको फिर बाहर भी किया था राज्यसभा सदस्य से, मतलब कुछ दिनों के लिए, जो उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई थी सभापति ने। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आंग्ल भारतीय भाग ले सकते हैं,
हाँ, आंग्ल भारतीय भाग ले सकते हैं, लेकिन वे कैसे होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए। हो गया मामला। दूसरा देखो, ये तो है अपने कि राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 243 नहीं, 543 तो है लोकसभा में और 233 है राज्यसभा में। तो टोटल कितने हैं? 776 सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कहाँ से? संसद से। अब राज्य विधानमंडलों के अलग अलग सदस्य है, ठीक है। और उनमें राजस्थान के 200 है। अब की बार राजस्थान के 198 सदस्यों ने दिया, जिसमें एक कांग्रेस के सदस्य ने नहीं दिया और एक बीजेपी के। एक के कोई मतलब बीमार था कोई, और एक खुद बीमार थे। एक के घर में कोई बीमार था और एक खुद बीमार थे, इन्होंने सूचना पहले ही भेज दी। अब देखिए, आगे हम ये भी पढ़ेंगे क्रॉस वोटिंग क्या होती है, इनके बारे में भी। और दूसरा, 70वें संविधान संशोधन के तहत आपको पता है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं। कितनी सीटें? 70 सीटें हैं। तो इनके भी, दिल्ली के भी अलग अलग मत मूल्य होते हैं। उन मत मूल्यों के अनुसार ये क्या करते हैं? अपना वोट देते हैं। किसे? राष्ट्रपति को। अब ये तो हो गया हमने कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। हो गया ना साथियों? अब देखो, आज तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव हो चुके हैं? 16 चुनाव। कितने चुनाव? 16 चुनाव, ठीक है। अब देखो, एक हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ही हम उपराष्ट्रपति भी पढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या होता है, एक अलग ही, मैं इसी के साथ टॉपिक में थोड़ा जोड़ के बता देता हूँ, ठीक है। उपराष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। और यही रीट में प्रश्न पूछा था, उसमें ना तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और ना तो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, और इनमें क्या होता है? इनमें संसद के मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही विधानसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा, विधान परिषद, परिषद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। ये तो है उपराष्ट्रपति की बात। बीच में एक बात आ ही गई तो थोड़ा बहुत उपराष्ट्रपति के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ये थोड़ा याद करना। और बाकी अभी हम एक और बात करेंगे कि क्या देश में राष्ट्रपति नहीं तो उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब देखो, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो साथियों कि ये जो अभी हमने बात की थी निर्वाचन मंडल की, न्यूनतम कोटे की, या फिर कभी कभी अभी हमने एक और भी ये भी बात की, कौन सी, कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अब देखो, मान लो कि कभी किसी राज्य की विधानसभा भंग हो, राज्य की विधानसभा क्या हो, भंग हो, तो विधानसभा भंग होने पर भी क्या राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। ये घटना है 1977, ठीक है। क्या हुआ था उस समय? उस समय नहीं, 1974 की। कब की घटना है? 1974। गुजरात विधानसभा भंग थी। गुजरात की विधानसभा भंग थी, विधानसभा भंग थी, ठीक है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने, क्या नाम है राष्ट्रपति का? वीवी गिरी। वीवी गिरी जी द्वारा क्या पूछा गया? उन सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया, आर्टिकल 143, और याद रखना ये प्रश्न अभी रीट में भी प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के संबंध, प्रश्न ऐसे था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, कौन सा आर्टिकल है, या परामर्श ले सकता है, तो वो कौन सा आर्टिकल 143 ये था। तो मतलब प्रश्न छोटे छोटे जहाँ बन रहे हैं वो यहीं से बनने वाले हैं, दूर से नहीं। एनसीईआरटी की और बच्चों का मतलब अभ्यर्थियों का बहुत ज्यादा झुकाव रखना ही कहीं न कहीं नौकरी का एक जरिया बन सकता है।
तो गुजरात की विधानसभा भंग थी कब? 1974 में। आपने देखा होगा 1974 में जो हड़तालें वगैरह हुई थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इनको जो गुजरात के छात्र आंदोलन हुआ था, जिनका जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन भी किया था इनका, उसी समय गुजरात की विधानसभा क्या हो गई? भंग। तो ज्यों ही गुजरात की विधानसभा भंग होने के तुरंत बाद किसके चुनाव थे? राष्ट्रपति जी। तत्कालीन राष्ट्रपति थे वीवी गिरि जी, और इनको मतलब प्रधान राष्ट्रपति पूछ सकता है तो हो सकता है प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी और वीवी गिरि जी दोनों ने सलाह मशवरा करके कि क्या कि किसी भी समय किसी एक विधानसभा में या कोई केंद्र शासित प्रदेश में, उस समय तो था नहीं, बाद में जोड़ा गया, कि अगर कोई भंग है तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है? तो उस समय आर्टिकल 43 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा था, मतलब परामर्श देते हुए कहा था, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश ने कहा था कि कहा था कि किसी अगर राष्ट्रपति का चुनाव है और अगर किसी एक या एक से अधिक राज्यों में अगर विधानसभाएं भंग है, तो भी समय रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। तो अगर किसी एक आध राज्य में या दो राज्यों में राष्ट्रपति के चुनाव के समय विधानसभाएं भंग है या आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है, तो उस समय भी उस राज्य को छोड़कर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है। ये तो है वो घटना। अब देखो एक चीज है कि कभी कभार क्या होता है, तो ये 1974 की घटना है। और दूसरा मैंने अभी बात की थी, वो की थी किसकी? अपने वरेता करम की। किसकी बात की थी? वरेता करम की। वरेता करम। देखो, और एक बात की थी हमने, एक तो वरेता करम, एक बात की थी अपनी न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा। क्या हमारे देश में कभी ऐसा हुआ जिसके कारण न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, या पहली बार दूसरी बार की गणना करनी पड़ी? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 1969 के आम चुनाव में, नहीं माफ कीजिएगा, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में, किसके चुनाव में? राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। रेड्डी, ठीक है। और एक उम्मीदवार थे अपने वीवी गिरी, और वीवी गिरी निर्दलीय थे, वीवी गिरी। और एक उम्मीदवार थे अपने श्री देशमुख, श्री देशमुख। और इसके साथ भी एक दो और भी अन्य भी थे, ठीक है। मतलब 4-5 सदस्य उस समय राष्ट्रपति का क्या लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे। हम अभी ये भी बात में करेंगे, बात एक और करेंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के योग्य हो सकता है, उनके बारे में भी। तो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस के सदस्य थे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी ओर से नया सदस्य उतारा, वो किसे? वीवी गिरी को उतारा। ये तत्कालीन क्या थे? उपराष्ट्रपति। अब देखो, जिस मूल संविधान में ये दो बातें लिखी हुई थी, अगर देश में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, राष्ट्रपति कोई विदेशी यात्रा पर हो, अगर राष्ट्रपति कोई मतलब मान लो कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो या काम करने में असमर्थ हो, या फिर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, उपराष्ट्रपति भी मान लो देश में नहीं है, तो उस समय संसद जिसे विधि बना कर कहेगी, अगला सदस्य किसके पास था? संसद के पास शक्ति थी। किसके पास? संसद के पास। तो याद रखना 1969 में संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी, मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर कौन होगा? वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। और ऐसा कभी अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ तक तो पर बात पहुंच गई है। देखिए कि अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते मृत्यु हो गई या असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन करेंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश वाला मामला भी आया नहीं है हमारे, लेकिन एक बार आपको पता होगा 1969 में देश के तीसरे और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई?
मृत्यु। तो उसके बाद वीवी गिरि जी को क्या बनाया, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और वीवी गिरि जी ने क्या कर लिया, इंदिरा गांधी के कहने पर, मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के कहने पर क्या कर लिया, चुनाव लड़ा, किसका, राष्ट्रपति का। तो फिर इनको अपने पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा। क्या देना पड़ा, अरे इस्तीफा देना पड़ा। और जो ही इन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब संसद के, मतलब अब तीसरा व्यक्ति किसे रखा जाए, तो 1969 में संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बना दिया जाए कार्यवाहक। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्ला। कौन थे, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, एक ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है। दूसरी, अब बात आती है वरीयता क्रम और न्यूनतम कोटा। 1969 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी आगे होते हुए भी जीत नहीं पाए, क्योंकि इनको न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त हुआ, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरी वरीयता क्रम के अनुसार वोटों की वापस क्या हुई, गिनती। तो फिर ये श्री देशमुख के वोटों को क्या कर लिया गया, काट लिया गया। और फिर दूसरी वरीयता क्रम के अनुसार वीवी गिरि के क्या हो गए, विजय हो गए, वीवी गिरि की क्या हो गई, जीत हो गई। तो कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे वरीयता क्रम के अनुसार वीवी गिरि जी को जीत मिली, तो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। और अगर ये भी नहीं है, तो अगर आपको ऐसा ही भी नहीं पूछे तो ये भी पूछ लें कि मतलब दूसरे वरीयता क्रम के अनुसार जीते गए भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो राष्ट्रपति है वीवी गिरि। अब देखो, ये तो हो गया। अब देखो, एक बात आती है कि अपना जो राष्ट्रपति का पद है, वो राष्ट्रपति का पद बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण पद है। राष्ट्रपति का पद कैसा है, गौरवपूर्ण, मतलब बहुत गरिमा युक्त है। कैसा है, गरिमा युक्त। अब देखो, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति का पद गरम इतनी गरिमा युक्त है, तो फिर वो सामान्य व्यक्ति कोई राष्ट्रपति कैसे बन सकता। लेकिन शुरुआत में तो क्या लिखा था, केवल योग्यताएं लिखी थी, जो आर्टिकल 58 में दे रखी है कि वो भारत का नागरिक होगा, आयु 35 वर्ष होगी, या न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और अधिक तो कितनी भी हो सकती है। और इसके साथ ही वो लिखा कि वो संसद का सदस्य बनने की क्या हो, योग्यता रखता हो। ये मतलब लिखा गया था। बाकी कोई उनके ऊपर कोई लिखा नहीं गया था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन 1974 में, कब, 1974 के बाद प्रयास किया गया कि ये इतना गरिमा गरिमा युक्त पद है, तो इस पद की क्या की जाए, रक्षा की जाए। लेकिन 1974 वाला प्रयास क्या हो गया, असफल। क्योंकि उस समय क्या, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहता वो भी राष्ट्रपति के पद का मतलब उम्मीदवार खड़ा हो जाता, जिससे देश को एक तो मतलब निर्वाचन कराने में भी समस्या आती, और दूसरी पैसों की भी हानि होती। और ऐसे मतलब बहुत सारे बिना मतलब के लोग, कभी कभार 17-17, 18-18 लोग राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए चुनाव मतलब अपना नामांकन भर देते हैं। तो 1974 की बात है, 1974 में सरकार ने प्रयत्न किया, क्या प्रयत्न किया कि राष्ट्रपति के पद की क्या की जाए, गरिमा को बना रखा जाए, जिसके लिए इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन वो पाबंदी सरकार लगाने में क्या रही, असफल। तो उसके बाद 5 जून, याद रखना कब, इसके बाद 5 जून को, 5 जून 1997 को एक और नियम बनाया। और इस नियम के तहत क्या किया गया, देखना थोड़ा। 5 जून 1900 और 5 जून 1997 को एक नियम बनाया, और उस नियम के तहत क्या कहा गया, इस नियम के जरिए बात की गई किसकी, कि कहा कि भाई क्या करें, राष्ट्रपति के प्रस्तावक बनाए, क्या बनाए, प्रस्तावक, प्रस्तावक। और एक कहा कि इनके क्या हो, अनुमोदक। और इनके साथ ही इन्होंने कहा कि जमानत राशि हो, क्या हो, जमानत राशि। अब देखो, जमानत राशि तो विशेष है नहीं, 15,000 ही है, कितनी है, 15,000। लेकिन इसके साथ प्रस्तावक याद रखना, 50 प्रस्तावक, और अनुमोदक ही कितने होने चाहिए, अनुमोदक भी 50। और जो प्रस्तावक होते हैं वो अनुमोदक नहीं हो सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले जो व्यक्ति है, या जो उम्मीदवार आपने जो मतदान करने वाले हैं,
उन व्यक्तियों में 50 तो प्रस्तावक हो और 50 क्या हो अनुमोदक, अर्थात संसद के सदस्यों या विधायकों में से 100 राष्ट्रपति के पक्ष में है तो ही राष्ट्रपति क्या हो सकता है, उम्मीदवार के कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नामांकन भर सकता है, अन्यथा नहीं। और जमानत राशि कितनी जमा करवानी होती है? 15,000। अगर निश्चित कोटे में वोट नहीं मिलते हैं तो वो जमानत राशि भी क्या हो जाएगी, अरे खारिज हो जाएगी, उसकी जमा हो जाएगी सरकार में। अब देखना, और दूसरी ओर लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति में 20 ही तो प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक, और जमानत राशि कितनी दे रखी है? 15,000। खैर आज हमें केवल राष्ट्रपति के अंदर ही रहना है। देखो तो हो गया ना ये बात। अब कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, मतलब अपना टांग ना तोड़ा सकता है और नहीं आ सकता है। अब देखो ये राष्ट्रपति के पद की गरिमापूर्ण स्थिति है, मतलब अपना। अब आगे देखिए कि हमने ऐसा क्या कारण रहा कि हमने राष्ट्रपति के पद को क्या किया कि मतलब केवल एक गरिमापूर्ण पद के तौर पर ही रख लिया, बाकी सारी की सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद को दे दी। राष्ट्रपति देश का क्या है? नाम मात्र का प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान, या वास्तविक में संवैधानिक प्रधान है। कैसा है? संवैधानिक प्रधान। कैसा प्रधान है? संवैधानिक प्रधान। कौन? राष्ट्रपति। अब देखो जिस समय अपना संविधान बन रहा था उस समय जितने भी लोग थे, विशेष तौर से नेहरू, इन सब के मन में था, संविधान वेताओं के मन में, कि देश का राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में पूरी शासन की शक्तियां किसी भी एक राष्ट्रपति या एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बनाए रखते हैं, बाकी सारा का सारा काम कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी। लेकिन जो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो किसकी परामर्श से करेगा? मंत्रिपरिषद की परामर्श से करेगा। अब राष्ट्रपति के अलग अलग कार्य भी हैं, वो किस प्रकार है वो अलग हम बाद में बात करेंगे उन कार्यों के बारे में भी। लेकिन तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात कही गई कि अगर हम राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का ही बनाना चाह रहे हैं तो फिर इनका अगर आम सीधा प्रत्यक्ष चुनाव करवाएंगे तो हो सकता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य किसी भी समय, मतलब किसी भी बात को लेकर विवाद हो सकता है। राष्ट्रपति अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो एक बात यह भी रखी गई। और दूसरी चीज है, कुछ आलोचक कह रहे हैं कि अगर आपको राष्ट्रपति सामान्य तरीके से चुनना ही था तो फिर सामानु सामानु समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली क्यों रखने की कहाँ आवश्यकता थी? ये दोनों तो एक अपने कोई आलोचक है, उन्होंने कहा है, कोई महादेव प्रसाद नाम करके, हाँ महादेव प्रसाद ने कहा है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि एक क्या है कि इसमें वो अंतर है जो खच्चर और किसमें होता है, घोड़े में अंतर होता है। तो कहने का मतलब है इन पदों की क्या की? आलोचना। अब दूसरी ओर हम बात करें, वो किसकी बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधायकों का मत मूल्य वगैरह, या फिर ये क्यों लिया गया, संसद ही क्यों नहीं चुन सकती है राष्ट्रपति को? अब देखिए हमारा देश कैसा है? संघात्मक। कैसा देश है? संघात्मक। और संघात्मक देश में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियां लगभग बराबर होती है, फिर भी हमारा झुकाव केंद्र की ओर है। कनाडा से लिया हमने ये। तो एक आपको याद रख, हमें तो संघात्मक है, तो संघात में कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का क्या राष्ट्रपति बन जाए, तो फिर राज्यों के मध्य मामलों में क्या आएगी? समस्या आएगी। तो फिर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विधिवेताओं ने और संविधान वेताओं ने सोच समझकर एक बात रखी। क्या रखी? कि संसद के सदस्यों का मत मूल्य है, संसद के सदस्यों का मत मूल्य और राज्यों के सदस्यों का मत मूल्य लगभग बराबर हो। लगभग क्या हो? बराबर। और दूसरी बात लिखे कि प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के
आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में मत वैल्यू दे। राष्ट्रपति हाँ, प्रतिनिधि लिख दो, चुनाव में प्रतिनिधित्व। अब देखो, मतलब मत मूल्य। अब जैसे आपने या हमने अभी पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 208। वहीं राजस्थान की कम है, तो राजस्थान कितना है, 129 ही है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी होगी कि इससे क्या होगा कि एक तो संसद और राज्यों में कभी कभार क्या होता है, मान लो कि अभी भी वर्तमान में देश में बीजेपी की सरकार है और राज्य में राजस्थान में अपने किसकी है, कांग्रेस की सरकार। अगर राष्ट्रपति बीजेपी का बन जाता है केंद्र में, तो फिर वो राज्यों की बात नहीं रख सकता। हालांकि अभी पूर्ण बहुमत में तो राष्ट्रपति उन्हीं का उम्मीदवार है जो जीता, लेकिन फिर भी वो देश का राष्ट्रपति बनने के बाद वो केवल सरकार का नहीं होता है, वो महामहिम सबके लिए बन जाते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ है। अब अगली बात है, वो है अपने राष्ट्रपति के संदर्भ में कि ये हमने राष्ट्रपति की बात इतनी तो कर ली। अब आगे तो फिर अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। मतलब बिना मतलब यूं राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का प्रधान ही बनाना है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। अब देखो एक हम नजर दौड़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब वर्तमान में 16वें राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव पर, कौन से चुनाव पर, 16वें राष्ट्रपति चुनाव पर। अब देखो, मैं यहाँ बार बार 16वां कह रहा हूँ, इनका मतलब जो वर्तमान में जो निर्वाचित राष्ट्रपति, ये चुनाव तो है 16वां, लेकिन राष्ट्रपति कौन से हैं, 15वें। 15वें राष्ट्रपति। और 15वें राष्ट्रपति कौन है, महामहिम महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, आपको पता होगा जो पहले देश के प्रधान राष्ट्रपति थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 2 बार हुआ, 1952 में भी हुआ और 1957 में भी हुआ। तो देश के हो गए ना 16वां राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति वो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और इनके सामने जो थे वो थे, ये तो थे अपने एनडीए के उम्मीदवार, किसके, मतलब एनडीए के। और एक यूपीए के उम्मीदवार, मतलब विपक्ष के उम्मीदवार में थे, वो थे यशवंत सिन्हा। कौन थे, यशवंत सिन्हा। अब देखिएगा साथियों, वर्तमान में जो तीसरे चरण का मतदान हुआ, तीसरे चरण की मतगणना में मुर्मू जीत गए। मुर्मू जीत गए। ठीक है, मतलब सभी हुए ही नहीं, पूरी गणना हुई नहीं, उससे पहले ही द्रौपदी मुर्मू क्या तीसरे चरण में ही क्या हो गए, जीत गए। लगभग इनको जीत के लिए मत मिले थे, कुल मत वो मिले थे 5,77,777 मत। इनको मिले थे, ये द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, तीसरे चरण तक ही। तो इनको आंकड़ा तो इन्होंने 50+1 का पहले ही पार कर लिया। हमने पहले क्या बात की कि जितने उम्मीदवार हैं, पहले देखो 10,86,000 के आसपास है, 10,86,431, 10,86,431। दो उम्मीदवार थे, भाग दे दो दो का, तो लमसम कितने, 10,43,200 और मतलब लमसम 16, या हाँ 16 ही मान लो, नहीं 5,43,216 मत जिनको प्राप्त होंगे वो क्या जीत जाएगा। तो इनको तो तीसरे चरण में भी 5,77,777 मत प्राप्त हो गए, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी की क्या हो गई, जीत हो गई। साथियों, एक याद रखना इसके साथ भी कि ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन सी, दूसरी महिला राष्ट्रपति। और आदिवासी है पहली, आदिवासी वो है पहली। और महिला है, महिला राष्ट्रपति वो है दूसरी महिला राष्ट्रपति। इससे पहले राजस्थान के खाते में ये गौरव प्राप्त है कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, जिनका नाम क्या, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नहीं माफ कीजिएगा, माननीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो देश की क्या थी, पहली राष्ट्रपति। तो पहली महिला राष्ट्रपति।
तो आपको पूछ लें कि आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व में तो पहली है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और दूसरी महिला से संबंध में है, महिला राष्ट्रपति है। अगर आपको पूछ ले पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर आपको पूछ ले कि कौन से क्रम की है, तो 15वें क्रम की। और अगर आपको पूछ ले कौन से क्रम का चुनाव है राष्ट्रपति चुनाव, तो 16वें क्रम का राष्ट्रपति चुनाव है। इसमें याद रखना साथियों, विधायक होते हैं जो विधायक ये चुनाव देते हैं, ये जो मत देते हैं वो गुलाबी सही से देते हैं। कैसे? गुलाबी कलर। और जो अपना नाम क्या सांसद है वो देते हैं हरे से, हरी स्याही से। कैसी स्याही से? या हाँ, हरी स्याही लिख दो। वो गुलाबी स्याही से और ये क्या करते हैं, हरी स्याही से क्या करते हैं, अपना मत मूल्य मतलब वोट देते हैं किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो विधायक तो गुलाबी कलर से वोट दिया था अब की बार, और सांसद किससे दे रहे थे, हरी स्याही से। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ ही हम आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। और बाकी राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या चीजें होती है, क्या बातें होती है, वो हम अब अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे। कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उन राष्ट्रपतियों के शासनकाल में क्या क्या काम हुए हैं, उनके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।